दी विलिंगनेस टू रेज कॉस्ट्स टू डिटर एक दुश्मन, एक प्रतिरोधी स्टेट को कि हमारे नागरिकों का नरसंहार वो बंद करे। 80,000 जाने कोई मजाक नहीं है साहब। यू कैनॉट किल इंडियन सिटीजन लाइक फ्लाइज एंड गेट अवे स्कॉट फ्री। मतलब बिल्कुल बिल्कुल आप अपना दामन झाड़ के निकल जाएं कि साहब 80,000 मर गए, मरते रहेंगे, लेकिन बातचील आपको करती रहनी पड़ेगी। वाई शुड वी? जिस देश में एक राय नहीं है नेशनल सिक्योरिटी को लेकर, हम अमेरिका थोड़ा ना, वहां ड्रीमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट सारे लोग आपस में मिलकर बना लेते हैं, क्योंकि उनके लिए राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा सबसे ऊपर। मैं आऊंगा सर, चीन का मुद्दा भी ले लेते हैं। चीन भी भारत के आम चुनाव पर नजर बनाए हुए है। चीनी मीडिया में राहुल, नरेंद्र मोदी और केजरीवाल को पीएम पद के दावेदार के तौर पर देखा जा रहा है। लिहाजा इन तीनों को लेकर चीनी सरकार अपनी रणनीति बनाने में जुटी हुई है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात वहां के अखबारों में आई है कि बिजनेस पे वो ज्यादा ध्यान देंगे। अब युग बदल चुका है। विस्तारवादी मानसिकता को इस युग में दुनिया स्वीकार नहीं करती है। चीन को भी अपनी विस्तारवादी मानसिकता को छोड़ना पड़ेगा। भारत में नई सरकार और विदेश नीति की जितनी अहमियत पड़ोसी पाकिस्तान के लिए है, उतनी ही चीन के लिए भी है। चीनी मीडिया की नजर में यूपीए, एनडीए और आम आदमी पार्टी सरकार बनाने की रेस में सबसे आगे है। लिहाजा चीन की कोशिश है कि सरहद पार सरकार किसी की भी बने, उससे रिश्ते सुदृढ़ हों। चीनी मीडिया में राहुल गांधी के बारे में खबर है कि अगर फिर से उनकी सरकार आती है तो यूपीए के साथ मौजूदा संबंधों को बढ़ाने में मदद मिलेगी। हालांकि केजरीवाल के बारे में चीन कश्मकश में है, क्योंकि उन्होंने अपनी विदेश नीति के बारे में मैनिफेस्टो में खुलकर जिक्र नहीं किया है। चीन मोदी को लेकर भले ही उम्मीद भरी निगाहों से देख रहा हो, लेकिन मोदी चीन को हद में रहने की नसीहत दे रहे हैं। मोदी ने इशारों में नसीहत दी तो चीन ने भी नरेंद्र मोदी की विस्तारवादी मानसिकता वाले बयान को खारिज कर दिया। चीनी विदेश मंत्रालय के मुताबिक उसने कभी किसी की 1 इंच जमीन हड़पने के लिए भी हमला नहीं किया। चीन और भारत के बीच 4000 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है। चीन तिब्बत की तरह ही अरुणाचल को भी अपना हिस्सा बताता है और दोनों देशों के बीच इसे लेकर विवाद चल रहा है। मीडिया में आ रही खबरों के मुताबिक चीन का एक रुख ये भी है कि वो खुद को मोदी की शासन शैली का कायल बताता है। मोदी के औद्योगिक विकास के मॉडल से चीन काफी प्रभावित है और उसके नीति निर्धारकों को लग रहा है कि जिस तरह से मोदी के शासन में गुजरात का आर्थिक विकास हुआ है, उसी तरह मोदी भारत की अर्थव्यवस्था को भी नया मोड़ दे सकते हैं। चीन की मंशा हमेशा से अरुणाचल पर कब्जा करने की रही है और मोदी ये कहकर उसे ललकार चुके हैं कि दुनिया की कोई ताकत भारत से अरुणाचल प्रदेश को नहीं छीन सकती। जाहिर है इसे चीन में चेतावनी के तौर पर लिया जा रहा है। टीम न्यूज नेशन। लेकिन इससे भी बड़ी चुनौती होगी चीन जिस तरह से इंसर्कलिंग कर रहा है भारत की और जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर वो पड़ोसी राज्यों में बना रहा है, ये भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय है। जीडी बख्शी साहब, सबसे बड़ा सवाल तो यही है, आपको पूरी तरह से इंसर्कल कर रहा है, आपके पड़ोसी राज्यों में उसकी घुसपैठ बढ़ी है और पाकिस्तान में जिस तरह से न्यूक्लियर सहयोग वो दे रहा है, जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर वो डेवलप कर रहा है, ये तो हमारे लिए सबसे बड़ी चैलेंज है। देखिए, चीन, जहां तक राष्ट्रीय सुरक्षा का आपकी सवाल है, सबसे बड़ा चैलेंज आपको चीन से है, चीन की उभरती शक्ति से है। आप जानते हैं कि चीन का रक्षा बजट आज के दिन 132 अरब डॉलर है, जबकि आपका है 37 अरब डॉलर जी। और ये पिछले 10-15 सालों से ये गैप लगातार चलता आ रहा है। आपकी जो वायुसेना, वायु शक्ति आजकल के दौर में सबसे जो है क्रिटिकल एसेट माना जाता है आपकी मिलिट्री पावर में। आपके पास आज के दिन 322 4th जनरेशन जेट फाइटर, मसलन की Su-30 जैसे जेट फाइटर्स हैं। चीन के पास 913 हैं और अगले 2020 तक 1300 हो जाएंगे। ये जो गैप जो वायु शक्ति में खुला है, नेवल पावर में 55 सबमरीन चीन के पास है, अगले 2 साल में आपकी सबमरीन साहब घटकर 5 हो जाएंगी। लेकिन सर, लोग कहते हैं जब आप $100 बिलियन का कारोबार किसी देश के साथ कर रहे हैं तो वो देश मूर्ख नहीं है जो आप पे अटैक करेगा या आपके साथ फाइट करेगा। 100 बिलियन से ज्यादा का कारोबार चीन जापान से और ताइवान से कर रहा है।
आप कह रहे हैं कि ताइवान और चीन और जापान में कभी युद्ध नहीं होगा। आप भूल कर रहे हैं साहब। बिल्कुल, ट्रेडिंग स्टेट्स डू नॉट फाइट, ये पुरानी थीसिस है। बिल्कुल। आइए संबित पात्रा जी, चीन को लेकर भी नरेंद्र मोदी जी के बयान बड़े तल्ख रहे हैं। अब ऐसी सूरत में चीन की समस्या का समाधान क्या होगा मोदी जी के लिए? जरा आप देखिए, हाल फिलहाल ही मैं आपको याद दिला दूं, ध्यान भी दिला दूं, अभी अरुणाचल एक स्पोर्टिंग इवेंट था। अरुणाचल के कुछ लोगों को वहां जाना था चीन में, और उसके बाद उन्हें वीजा नहीं दिया गया। कहा गया कि भाई वो तो हमारे नागरिक हैं, उनके लिए कोई जरूरत नहीं है। भारत सरकार ने इसका तय किया कि वो इवेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। इससे ज्यादा हम अभी तक कुछ कर नहीं पाए। मोदी साहब के पास कोई जादुई छड़ी है इसके लिए? कोई दवा है, कोई घुट्टी है? देखिए, मैं बहुत संक्षेप में तीन छोटे छोटे बिंदु रखूंगा। पहला है, मैं आपको याद दिलाऊं कि जब हाल फिलहाल में चीन की घुसपैठी अरुणाचल प्रदेश में हुआ था और उस विषय में हमारे गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे जी से पूछा गया था, तो बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि हिंदुस्तानी होने के नाते कि हमारे जो गृह मंत्री का बॉडी लैंग्वेज था वो बहुत लैकलस्टर वाला था। उन्होंने कहा था तो क्या होता है जो चीन अंदर घुस आया, हम भी तो अंदर घुस जाते हैं। ये बॉडी लैंग्वेज एक होम मिनिस्टर के लिए नहीं होता है, स्ट्रांग बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए। और जो इच्छा शक्ति है वो नरेंद्र मोदी के पास है। दूसरा एक महत्वपूर्ण विषय देखिए, आप जो एनसर्कलिंग के विषय में कह रहे हैं, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि बाकी देशों के साथ हमारी फॉरेन पॉलिसी बहुत ही खराब है। आप श्रीलंका में चीन को अलाउ करते हैं पोर्ट बनाने के लिए, क्यों आप श्रीलंका के साथ एंगेजमेंट नहीं करते? जो पोर्ट चीन आके श्रीलंका में बनाता है, आप क्यों नहीं बना सकते थे? आज वो अपर हैंड लेता है श्रीलंका में, उसको एक बेस मिलता है श्रीलंका से इंडिया के ऊपर आक्रमण करने का। तीसरा महत्वपूर्ण एक सेकेंड, तीसरा बहुत महत्वपूर्ण विषय है, एक सेकंड, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। ये मैं बिजनेस में आता हूं। आप देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने हर स्पीच में एक महत्वपूर्ण बिंदु को छुआ है कि मैं हिंदुस्तान के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को चलिए, ट्रेड बैलेंस पर नरेंद्र मोदी जी काम करने की बात कर रहे हैं, चलिए उसको तो अर्थव्यवस्था के हिसाब से हम देखेंगे। लेकिन मैं बस दो बातें आपके सामने रखना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप उसका जवाब दे पाएंगे। वाजपेयी जी जब चीन की यात्रा पर गए थे, मैं भी उस यात्रा में उनके साथ ही गया था। हम लोगों ने स्यू मोटो मान लिया था कि तिब्बत चीन का हिस्सा है, जो कि हम उस समय तक नहीं मानते थे। बदले में हमें सिक्किम हमारा हिस्सा है, इसकी मान्यता मिलती दिखाई दी। अरुणाचल प्रदेश के बारे में हम भूल गए, और यह वाजपेयी जी के दौरान हुआ। उसके बाद अगर आप कहें, अगर आप बर्मा की बात करते हैं, बर्मा में एनडीए सरकार के दौरान उस ट्रिप पे भी मैं वहां पर गया हुआ था, जसवंत सिंह जी वहां गए हुए थे, विदेश मंत्री थे, और उस वक्त हमने पूरी तरीके से गिव इन किया था। हमने बर्मी टेरर एंगल पर कोई बातचीत करने को तैयार नहीं थे। वहां पर मिलिट्री रिजीम के साथ सबसे पहले दोस्ती का हाथ हमने आगे बढ़ाया था। हमारे पास भी तो एनडीए के दौरान भी चीन को लेकर कोई ठोस नीति नहीं थी। ऐसा नहीं है कि उस समय कोई बहुत स्वर्ण माने यादगार स्थिति बनती रही हो। मोदी जी ऐसा क्या नया करना चाहते हैं, ये तो हम जानना चाहते हैं। देखिए, चीन को देखिए अजय जी, चीन को लेकर सबसे बड़े गूफअप्स का खुलासा हाल फिलहाल में ही हेंडरसन ब्रुक रिपोर्ट के आधार पे हुआ है। जिस प्रकार से बताया गया है कि 1962 में नेहरू की फॉरवर्ड पॉलिसी के कारण ही पूरे चीन के साथ जो हमारा अलाइनमेंट रहा वो बिगड़ा है, तो मुझे लगता है किसी भी और पार्टी को इंगित करना ये उचित नहीं होगा। नहीं तो फिर जहां तक नरेंद्र मोदी जी का सवाल है, जिस प्रकार की आपने क्या संशोधन किया, आपने तो और ज्यादा गिव इन कर दिया। आप तो अपना जो लिवरेज पॉइंट था टिबेट का, उसको तो आपने मान्यता दे दी। आपने अपने क्लेम को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। मैकमोहन लाइन वो मानता नहीं, आपने मानने को वहां पर भी बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। जहां तक अरुणाचल प्रदेश का सवाल है, एनडीए के रजीम में अरुणाचल प्रदेश में किसी प्रकार की भी कोई कंट्रोवर्सी जिस प्रकार से यूपीए के रजीम में लगातार देखी गई है, बिल्कुल देखने को नहीं मिला है। और मैं ये कह रहा था कि नरेंद्र मोदी जी का जो स्टेचर रहा है, जिस प्रकार का पॉलिटिकल इंटेंशन और विल रहा है, और जिस प्रकार से अमेरिका जैसे पावरफुल नेशन भी पावेल को हटा के सब्स्टिट्यूट करना पड़ा उन्हें यूएस एम्बेसडर को, यह स्वाभाविक रूप से दिखाता है कि पूरे विश्व में उनके पॉलिटिकल इंटेंशन को लेकर बहुत सम्मान की स्थिति है, और स्वाभाविक रूप से वो भारतवर्ष के पॉलिसी को, फॉरेन पॉलिसी को बहुत आगे ले 6 साल में मैं आपको अगर गिनाना शुरू कर दूं तो अरुणाचल में जिस घुसपैठ की बात आप कर रहे हैं, उस वक्त कम से कम 200 से 250 बार ऐसे मामले सामने आए थे। इसकी रिपोर्टिंग तो खुद हम लोगों ने की है। ऐसा नहीं है कि उस वक्त चीजें बदली हुई थी और आज कुछ और है। उपाय नहीं है, यही बात तो है। आज आप किसी भी राजनीतिक दल से पूछिए कि भाई आप क्या करेंगे, जवाब नहीं होता। बख्शी साहब, क्या मैं सही हूं? देखिए, मैं केवल ये, मेरी नसीहत अगली सरकार को ये होगी
कि सबसे पहले जो हमारा सुरक्षा तंत्र जी। है, जो खोखला कर दिया गया है, उसे सुदृढ़ करें। आपकी जो एयर पावर में, नेवल पावर में, न्यूक्लियर पावर में जो बड़े बड़े गैप्स ऑफ वल्नरेबिलिटी आ रहे हैं, यहाँ पर इस चर्चा को रोकना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास समय समाप्त हो चुका है। इस चर्चा को जरूर हम आगे बढ़ाएंगे ज्यादा समय के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का ज़ीरो आवर देखने के लिए। प्रायोजक